हेलो बच्चों, H2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। आज हम लोग 12th का एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में जो हम लोग चीज़ें स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के टाइम के आधार पर केमिकल रिएक्शन हम लोग 3 टाइप के पढ़ते हैं। पहला होता है फास्ट, दूसरा होता है मॉडरेट, तीसरा होता है स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन वो होते हैं जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या कुछ सेकंड में हो जाएं, उनको हम लोग फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। जनरली जो आयनिक रिएक्शन होते हैं वो हमारे फास्ट रिएक्शन होते हैं। जैसे कि आप प्रेसिपिटेट रिएक्शन देखोगे, आप करो क्या, सिल्वर नाइट्रेट ले लो AgNO3 और इसको आप ऐड कर लो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में। आप NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही ऐड करोगे, यहाँ पर आपको सिल्वर क्लोराइड प्लस यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का आपको वाइट पीपीटी मिलेगा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। जैसे ही ये सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन से कांटेक्ट में आएगा, तुरंत आपको ये वाइट पीपीटी मिल जाएगा। इसी तरह से आप बेरियम क्लोराइड ले लो BaCl2 और इसको आप रिएक्शन करवाओ K2SO4 के साथ। जब इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन आप ऐड करोगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, कुछ ही सेकेंड में, ये यहाँ से बेरियम सल्फेट और 2 मोल ऑफ KCl बन जाएगा। तो यहाँ से ये आपको तुरंत बेरियम सल्फेट देगा। तो जो आयनिक रिएक्शन होते हैं वो फास्ट रिएक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि वो आयन्स के फॉर्म में होते हैं और जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं वो अपोजिट आयन पे अटैक करके तुरंत प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। यही कारण है कि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। दूसरा मामला आता है हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन का। मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनको प्रोसीड होने या कंप्लीट होने में कुछ टाइम लगता है। जैसे हमारे पास मान लो आप N2 ले लो और H2 ले लो, रिएक्शन 2NH3। तो जब आप ये रिएक्शन कराना शुरू करोगे तो इस रिएक्शन को होने में कुछ समय लगेगा, कुछ मिनट, कुछ आवर लगेंगे। तो ऐसे रिएक्शन जिनको प्रोसीड होने और कंप्लीट होने में कुछ समय लगे उसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। थर्ड हमारे पास होता है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन वो होता है जिनको होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगे, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसी तरह से हमारे पास 3 टाइप के रिएक्शन हम लोग ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। फास्ट रिएक्शन जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होते हैं, मॉडरेट रिएक्शन जिनको होने में कुछ टाइम लगता है, कुछ आवर, घंटे लग जाते हैं, और कुछ स्लो रिएक्शन होते हैं जिनको होने में महीनों या सालों लग जाते हैं। हमारे पास आता है रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग 2 टाइप से डिफाइन करते हैं। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जब आप किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, उस रिएक्शन में कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में जब आप लोग रेट पता करते हो तो उसको बोलते हो ये एवरेज है। इंस्टेंटेनियस क्या है? बहुत ही छोटे से समय में, बहुत ही छोटा टाइम चेंज में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ उसको जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर A से प्रोडक्ट B बनाएं, यहाँ से अगर हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो T1 हमारा 0 यानी इंस्टेंटेनियस यानी इनिशियल कंसंट्रेशन इनका A0 था।
टाइम t2 हुआ, यानी कि t समय बाद इनका कंसंट्रेशन A0 माइनस x हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग इनके एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A और चेंज इन टाइम। तो यहाँ से अगर आप कंसंट्रेशन की बात करो तो इनिशियल कंसंट्रेशन इनका जो था, सॉरी, ये हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 बाई T2 माइनस T1। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो A2 की वैल्यू जो है वो A0 माइनस x और जो A की वैल्यू है इनिशियल वो A0 बाई यहाँ पे हो जाएगा टाइम t माइनस 0। तो यहाँ से ये A0 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, यानी कि x बाई टी। तो आपने ये एक इंटरवल ऑफ टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत ही कम समय में जो बहुत ही कम कंसंट्रेशन में चेंज हुआ उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं dA बाई dt या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में जो कंसंट्रेशन में चेंज हो वो आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और एक फिक्स इंटरवल टाइम में जो चेंज हो कंसंट्रेशन में उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर आप इसको dB बाई dt भी लिख सकते हैं, सॉरी डेल्टा t। तो ये है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आया रेट एक्सप्रेशन। मेन अगर हम बात करें तो चैप्टर यहीं से स्टार्ट होगा। रेट एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर A मोल A B मोल B से मिलते हैं और मिलकर C मोल C और D मोल D बनाते हैं। हमको इस रिएक्शन में रेट एक्सप्रेशन पता करना है। तो रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा -1 बाई A dA बाई dt। ये माइनस साइन हम लोग को ये बताता है कि समय के साथ इनका कंसंट्रेशन घट रहा है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये हो जाएगा -1 बाई B dB बाई dt। ये बराबर हो जाएगा 1 बाई C dC बाई dt। ये हो जाएगा 1 बाई D dd बाई dt। इस केमिकल रिएक्शन का ये रेट एक्सप्रेशन है। इस पे आपको समझना क्या है, अगर आपसे बोले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस A इतना दिया गया है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस A का मतलब क्या है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आपको ये देना चाहते हैं -dA बाई dt। दिस इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस A। अगर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो -1 बाई A dA बाई dt, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये डिसअपीयरेंस रेट और ये रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए या बोले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस B, तो B का डिसअपीयरेंस रेट -dB बाई dt। ये B का डिसअपीयरेंस रेट है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन -1 बाई B dB बाई dt। ये डिसअपीयरेंस रेट है B का और ये जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर यहाँ से आपसे बोला जाए कि अपीयरेंस रेट ऑफ C, तो C का अपीयरेंस रेट dC बाई dt है। दिस इज द अपीयरेंस रेट ऑफ C। अगर यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हो जाएगा 1 बाई C dC बाई dt। ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन और ये है रेट ऑफ अपीयरेंस C। यहाँ से रेट ऑफ अपीयरेंस D की बात करें तो रेट ऑफ अपीयरेंस D dD बाई
dt. This is the appearance rate of D. Rate of reaction 1 by D dd by dt. अब आप लोग को समझ में आया होगा रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये मामला हम लोग का क्लियर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन के माध्यम से फिर आपको समझा रहा हूँ। मान लो हमने कोई रिएक्शन लिया, रिएक्शन में हमने मान लिया, चलो ले लिया N2 + 3H2 रिएक्शन 2NH3। क्वेश्चन में बोल रहा है कि डिसअपीयरेंस रेट हाइड्रोजन का x है, x मोल पर लीटर पर आवर मिनट जो भी हो आपका x है। तो x के टर्म में ही हम लोग का N2 और अमोनिया का, N2 का डिसअपीयरेंस रेट और अमोनिया का अपीयरेंस रेट क्या होगा। फिर से क्वेश्चन सुन लें। हम लोग से बोला गया डिसअपीयरेंस रेट ऑफ हाइड्रोजन इन गिवन रिएक्शन x मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपको पता लगाना है कि डिसअपीयरेंस रेट नाइट्रोजन का और अपीयरेंस रेट अमोनिया का क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, पहले उसको आप लिख लीजिए। तो हम लोग को बोला गया कि डिसअपीयरेंस रेट हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस रेट क्या होगा, dH2/dt। इन्होंने इसको बोला कि ये x मोल पर लीटर पर सेकेंड है, ये इन्होंने दे रखा है। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है डिसअपीयरेंस रेट नाइट्रोजन, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। हम लोग को क्या पता करना है, अपीयरेंस रेट ऑफ अमोनिया। तो अपीयरेंस रेट ऑफ अमोनिया, इतना हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इसका रेट एक्सप्रेशन लिखा। रेट एक्सप्रेशन dN2/dt इक्वल टू -1/3 dH2/dt 1/2 dNH3/dt। ये हम लोगों ने रेट एक्सप्रेशन बनाया। अब क्या करना है, हम लोग को पता करना है N2 का डिसअपीयरेंस रेट। तो हाइड्रोजन का दिया गया है, तो ये हो जाएगा डिसअपीयरेंस रेट आपका जो नाइट्रोजन है, हमको यहाँ पे -dH2/dt की वैल्यू x है, तो हो जाएगा x/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस रेट x मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो हमारा जो नाइट्रोजन का होगा वो x/3 हो जाएगा। अगर हम लोग पता करें अमोनिया का, तो अमोनिया में और हाइड्रोजन में रिलेशन देखें तो 1/2 dNH3/dt बराबर -1/3 dH2/dt। माइनस dH2/dt की जो वैल्यू है, माइनस dH2/dt की जो वैल्यू है वो x मोल पर लीटर पर सेकेंड है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से x वाली पुट कर रहे हैं, तो ये है 1/2 dNH3/dt इक्वल टू x/3। ये 2 इधर चला जाएगा, हो जाएगा dNH3/dt बराबर 2x/3। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग को अमोनिया का फॉर्मेशन दिया था। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बनाते हैं। डिसअपीयरेंस रेट हाइड्रोजन का दिया था, नाइट्रोजन का डिसअपीयरेंस रेट, अमोनिया का अपीयरेंस रेट फाइंड आउट करना था।
हम लोगों ने क्या किया, रेट एक्सप्रेशन लिखा। इस रेट एक्सप्रेशन में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का रिलेशन देखा। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच का रिलेशन देखा तो नाइट्रोजन का डिसअपीयरेंस जो था वो हाइड्रोजन के डिसअपीयरेंस का 1/3 था। अब हम लोगों ने अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच का रेट देखा तो यहाँ पर -dH2/dt की वैल्यू x दी थी, उसको रखा, 2 को इधर ले गए तो यहाँ पर आया अमोनिया का जो अपीयरेंस रेट है वो 2/3 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। तो ये रहा अपीयरेंस रेट, डिसअपीयरेंस रेट और रेट ऑफ रिएक्शन। इस पर कुछ क्वेश्चन है, उसको बनाएं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एक्सप्रेशन हम लोग को दिया गया है। कह रहा है कि एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में इतना इसका दिया हुआ है, हम लोग को रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2 और O2 पता करना है। बनाएं इसको। एक मिनट का समय दिया भाई, जल्दी बनाएं। चलो मैं मान लिया कि तुम लोगों ने बनाया। कह रहे हैं कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन N2O5 हम लोग को दिया गया है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन का मतलब है कि हमारे पास रेट ऑफ डिकम्पोजिशन का मतलब है कि हम लोग को -dN2O5/dt की वैल्यू हम लोग को दी गई है। ये जो वैल्यू है ये 1.8 10 के पावर में -3 मोल पर लीटर पर मिनट है। ये हम लोग को दिया गया है। हम लोग को फाइंड आउट जो करना है, कह रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन पता करना है। हम लोग को dNO2/dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम लोग को dO2/dt की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिखा। जब रेट एक्सप्रेशन लिखा तो -dN2O5/dt बराबर लिखा है 1/2 dNO2/dt। यहाँ पर इसके केस में हो जाएगा 2 टाइम dO2/dt। सबसे पहले हम लोगों ने इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन लिख डाला। रेट एक्सप्रेशन लिख दिया है तो अब उसके बाद हम लोग करते क्या हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को N2O5 और NO2 का रिलेशन देखना है। तो NO2 और N2O5 का रिलेशन हम लोग के पास ये रहा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 1/2 हमारे पास है dNO2/dt बराबर -dN2O5/dt। अब क्या करते हैं, -dN2O5 की वैल्यू वहाँ से यहाँ ले आते हैं और 2 को उधर भेज देते हैं। तो यहाँ से dNO2/dt की जो वैल्यू आएगी, जब 2 की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर में -3। अगला क्वेश्चन हमारे पास था अपीयरेंस रेट ऑक्सीजन का पता करना था। तो अपीयरेंस रेट पता करने के लिए हम लोगों ने इनका और इनका रिलेशन देखा, यानी कि 2dO2/dt बराबर था हम लोग के
DNO2 बाई dt के, माइनस DN2O5 बाई dt की वैल्यू वहाँ से हम लोग ने पुट किया और 2 को उधर भेज दिया। DO2 बाई dt इक्वल टू 0.9 इंटू 10 की पावर में -3, यानी कि 9 इंटू 10 के पावर में -4 आ गया। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास ये क्वेश्चन है, ये आपके जेई मेंस AI ट्रिपल ई का क्वेश्चन है। 1 मिनट का समय है, इस क्वेश्चन को बनाएं। समय और हो रहा है, जल्दी करें। इस सारे ऑप्शन में यहाँ माइनस नहीं है तो ये माइनस रहेगा। माइनस तो सभी में रहना है। ए के साथ में ए रिएक्टेंट है, समय के साथ ए का कंसंट्रेशन घट रहा है। जब ए का कंसंट्रेशन घट रहा है तो माइनस साइन तो होगा ही उसके साथ। चल मैं बना रहा हूँ। एक रिएक्शन हमारे पास दिया हुआ है, 1/2 A रिएक्शन करके हमारा 2B बना। रिएक्शन को अगर पढ़ना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि हाफ मोल A जो है वो रिएक्ट करता है तो 2 मोल ऑफ B बनता है। कह रहा है रेट ऑफ दिस अपीयरेंस A को हम लोग को रिलेट करना है अपीयरेंस रेट ऑफ B के। हम लोग इस रिएक्शन के लिए अगर रेट एक्सप्रेशन लिखें सर तो हो जाएगा -2dA/dt इक्वल टू, ये इस ब्रैकेट में होता है, कंसंट्रेशन टर्म है तो ये हो जाएगा 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ B/dt। अभी क्या है, हम लोग को डिसअपीयरेंस रेट A का बताना था तो ये 2 इस साइड चला जाएगा, तो जो डिसअपीयरेंस रेट होगा A का ये बराबर होगा 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B चेंज इन टाइम के। तो ये हमारा हो गया डिसअपीयरेंस रेट A अपीयरेंस रेट ऑफ B के प्रेजेंस में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये आपके पास है सर, इसको बनाइए। वापस से हमने 1 मिनट आपको दिया, बनाइए जल्दी इसको। यहाँ से हम लोग को हाइड्रोजन परऑक्साइड का सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन वगैरह हो रहा है। हम लोग को पता चला है कि जो कंसंट्रेशन है यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है 10 सेकेंड में। हम लोग को पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम हो जाएगा। कंसंट्रेशन में जो इंक्रीजमेंट है वो हमारा 10 के पावर -5 है, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -5। समय हमारा 10 दिया हुआ है सेकेंड, तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 10 के पावर -6। तो जो आंसर इसका हो गया ये हम लोग का पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बनाएं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाइए इसको। बनाइए इस क्वेश्चन को।
वापस से 1 मिनट दिया हूँ, बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी। कह रहे हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है I माइनस का, ये 0.25 मोल पर लीटर है। 10 मिनट के बाद I माइनस का कंसंट्रेशन 0.35 मोल पर लीटर हो गया। हम लोग को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस I माइनस और अपीयरेंस रेट I2 चाहिए। हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं, तो माइनस di/dt, अगर हम इनकी बात करें, अगर हम लोग डिसअपीयरेंस रेट की बात करें I की, तो माइनस di/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करें तो फाइनल इनका कंसंट्रेशन है 0.23 और इनिशियल जो इनका है वो है 0.25। टाइम की बात करें बच्चा, टाइम 10 मिनट है तो यहाँ पर 10 मिनट हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.02 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.02/10, तो यहाँ से आ जाएगा 0.002, आपका 0.002 आ जाएगा। ये हो जाएगा इतना मोल पर लीटर पर मिनट। अगला मामला हमारे पास था कि अपीयरेंस रेट ऑफ I2 पता करना था। अब हम लोग को I2 का अपीयरेंस रेट, तो हम लोग इस पूरे के लिए रेट एक्सप्रेशन न बनाकर केवल I माइनस और I2 के लिए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे जब इन दोनों के लिए केवल बनाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1/2 डिसअपीयरेंस रेट ऑफ I माइनस बाई D2, यहाँ पर अपीयरेंस रेट ऑफ I2 बाई यहाँ पर हो जाएगा dt। तो हम लोग को यहाँ से अपीयरेंस रेट ही पता करना था I2 का, तो अपीयरेंस रेट हम लोग का यही है di2/dt। तो di2/dt इक्वल टू 1/2 माइनस di2/dt, यानी डिसअपीयरेंस रेट तो हम लोग फाइंड कर ही चुके थे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे 0.002, कैंसिल करेंगे तो 0.001 हो जाएगा। तो ये आपका रहा अपीयरेंस रेट और ये रहा आपका डिसअपीयरेंस रेट। तो ये रहा हम लोग का ये क्वेश्चन। अगला हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके पास है तो उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर जो हो रहा है वहाँ पर उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो उनके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, और जो ये कंसंट्रेशन टर्म होगा उनका जो पावर होगा वो उनका स्टोइचियोमेट्रिकल कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर अगर हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन ले लें जहाँ पर A मोल A और B मोल B और रिएक्शन कर रहा है, C मोल C और D मोल D बन रहा है। यहाँ पर ये रिएक्शन अगर हो रहा है तो इस रिएक्शन में अगर हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन देखें तो जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। आपके पास जो भी रिएक्टेंट हैं उनके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, कुछ किताबों में इसको एक्टिव मास बोलते हैं।
एक्टिव मास को हम लोग मोलरिटी भी बोलते हैं। किसी भी रिएक्टेंट का वो मास जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग एक्टिव मास बोलते हैं, यानी कि मोलरिटी बोलते हैं, और उसको हमेशा इस बड़े वाले बक्से में दिखाते हैं। तो ये जो आपका एक्टिव मास है, यानी कि ये जो कंसंट्रेशन है, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है उनका जो पावर होगा वो उनका स्टोइचियोमेट्रिकल कोफिशिएंट होगा, यानी यहाँ से ए के पावर ए और बी के पावर में बी चला जाएगा। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटता है, कांस्टेंट आता है के। अगर आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में टीचर ये चीज़ आपको पढ़ाया था। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाएगा के, यहाँ पर हो जाएगा ए के पावर में ए और यहाँ पर बी के पावर में बी। जो यहाँ पर आपका के है, के आपका रेट कांस्टेंट है। यहाँ पर इसको रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। हमारे पास अगला मामला आता है कोलिजन थ्योरी का। आर्यनियस साहब ने ये थ्योरी दिया था। इस थ्योरी के हिसाब से कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो वहाँ पर रिएक्टेंट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में कोलिजन करते हैं। जब रिएक्टेंट के पार्टिकल आपस में कोलिजन करते हैं तो सभी कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए वहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का या रिएक्टेंट पार्टिकल का आपस में कोलिजन होता है। उन कोलिजन होने से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सभी कोलिजन होने से प्रोडक्ट नहीं बन पाता। तो वो कोलिजन जिनके होने से प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन, और ऐसे कोलिजन जिनको होने के बाद प्रोडक्ट नहीं बन पाता इनको बोलते हैं हम लोग इनइफेक्टिव कोलिजन। किसी सिस्टम में रिएक्टेंट पार्टिकल के बीच में जितने कोलिजन होते हैं पर सेकेंड में उसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। In any chemical reaction, reactant molecule are collide to each other and form two product. But after each collision cannot be formed product. But after those collision product are formed is known as effective collision, and product not be formed is known as ineffective collision. Number of collision in reactant vessel in per second in per unit volume is known as collision frequency. अब क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए अगर रिएक्टेंट पार्टिकल का आपस में कोलिजन होना जरूरी है। जब तक कोलिजन नहीं तब तक प्रोडक्ट नहीं। तो अगर किसी तरह से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में इफेक्टिव कोलिजन बढ़ा दें, ऐसा करें कि कोलिजन हो और प्रोडक्ट बन जाए, तो उसके लिए हम लोग को इफेक्टिव कोलिजन कराना पड़ेगा। तो इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए हम लोगों को इफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए दो बैरियर को देखना होता है। एक होता है एनर्जी बैरियर और एक होता है ओरिएंटेशन बैरियर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी बैरियर। हमारा कोई रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बन रहा है। अगर एनर्जी बैरियर की बात करें तो हम लोगों ने ये ग्राफ बनाया है। ये ग्राफ जो है वो एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट और एनर्जी का ग्राफ है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट में जो पहले मिलेगा वो रिएक्टेंट होगा, जो बाद में मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा। हम जानते हैं कि रिएक्शन में जो भी पहले मिलता है वो रिएक्टेंट होता है, बाद में जो मिलता है वो प्रोडक्ट होता है। ग्राफ कुछ हम लोग को इस टाइप का दिया गया है। देखने से ही पता चल रहा है कि जो पहले मिला है रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट जो है तो ये हो गया हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी। ये जो है ये हमारा है प्रोडक्ट का एनर्जी। तो आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट के पास थोड़ा एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास ज़्यादा एनर्जी है। रिएक्टेंट के पास थोड़ा एनर्जी है, थोड़ा, प्रोडक्ट के पास ज़्यादा एनर्जी है। तो आपके पास कम एनर्जी था और एनर्जी ज़्यादा हो गया। तो जब एनर्जी कम है तो एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, यानी कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आगे चलते हैं। अब क्या है कि इस रिएक्टेंट पार्टिकल को अगर प्रोडक्ट में बदलना है तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए किसी भी तरीके से
इस बैरियर को डाकना पड़ेगा। जब तक ये रिएक्टेंट पार्टिकल इस बैरियर को डाकेगा नहीं तब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं सर। तब जब तक ये रिएक्टेंट पार्टिकल इस बैरियर को डाकेगा नहीं तब तक वो प्रोडक्ट साइड में पहुंचेगा नहीं। तो इसको ये जो बैरियर डाकना है यही इसका एनर्जी बैरियर है। और ये जो एनर्जी है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी जिसको प्रोवाइड करवाने पर रिएक्टेंट पार्टिकल जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाए। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाने का मतलब ये है कि रिएक्शन में वो शामिल हो जाए, आपका इफेक्टिव कोलिजन वो दे सके। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और यही है वो एक्टिवेशन एनर्जी जिसको आप प्रोवाइड करवा दोगे तो रिएक्टेंट पार्टिकल इस बैरियर को ढक जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ दूसरे ग्राफ में समझें, वापस से ये एनर्जी है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ग्राफ कुछ ऐसा है। ये जो है ये आपकी एनर्जी है रिएक्टेंट की, ये जो एनर्जी है वो है प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट पार्टिकल को अगर प्रोडक्ट बनाना है तो इनको ये वाला बैरियर डाकना पड़ेगा। ये बैरियर जो डाकना है वापस से ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन अब की क्या है, अब की रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी है। तो मेरे पास ज़्यादा एनर्जी है, कम कैसे होगा, हीट लॉस करना पड़ेगा, यानी ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो ये इंडो और ये एक्सो दोनों ग्राफ में आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट पार्टिकल को अगर प्रोडक्ट बनाना है तो उनको इस बैरियर को डाकना ही पड़ेगा। तो यही जो है वो आपका एनर्जी बैरियर है। और ये जो मिनिमम एनर्जी है जिसको देने से ये बैरियर पार किया जा सकता है, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट पार्टिकल are participate in any chemical reaction is known as activation energy। रिएक्टेंट पार्टिकल के पास जो टोटल एनर्जी है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर रिएक्टेंट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी पता करना हो तो आप थ्रेशोल्ड एनर्जी में से माइनस कर दीजिए एक्टिवेशन एनर्जी को, तो आपको पता चल जाएगा रिएक्टेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। आगे चलते हैं। अगला जो बैरियर हमारे पास आता है वो होता है ओरिएंटेशन बैरियर। केवल एनर्जी होने से इफेक्टिव कोलिजन हो जाए वो जरूरी नहीं है, उसका ओरिएंटेशन, इसका कोलिजन का डायरेक्शन वगैरह भी सही होना चाहिए। जिसमें कि एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमारे ए के पार्टिकल्स हैं, और इधर हमारे बी के पार्टिकल हैं। ए और बी के पार्टिकल आपस में कोलिजन किए। ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना। यहां से आप देखिए, यहां पर ए बी बी था, आपस में कोलिजन हुआ, यहाँ से ए बी और यहाँ से ए बी बना। तो ये आपका एक इफेक्टिव कोलिजन है क्योंकि कोलिजन के बाद आपका प्रोडक्ट बना है सर। यहाँ से अगर आप ए ले आते हो, यहाँ से आप बी ले आते हो, रिएक्शन होता है ये आपका इफेक्टिव कोलिजन है, यानी ऐसे कोलिजन जिनके होने से प्रोडक्ट आपका बना। लेकिन मान लो कुछ ऐसा कोलिजन हो गया कोलिजन हुआ, जब प्रोडक्ट की बारी आई तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बन गए,
ये रहा मामला आपके पास। तो ये क्या हुआ, कोलिजन तो हुआ ए बी के बीच में, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी बना, लेकिन प्रोडक्ट आपका नहीं बन पाया। जो रिएक्टेंट में था वही आपको प्रोडक्ट में मिला। तो आप देख सकते हो कोलिजन सभी में हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन सही न होने की वजह से कहीं प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, और अगर डायरेक्शन ऑफ कोलिजन सही है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। अगला कंडीशन हमारे पास आता है, कुछ ऐसे टर्म हैं जो कि केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्टेड करते हैं। अगर आर्हेनियस साहब ने कोलिजन थ्योरी दिया और कोलिजन थ्योरी में बताया कि जो कोलिजन होते हैं उन्हीं से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो अगर कोलिजन होने से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है, यानी कि अगर कोलिजन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, अगर कोलिजन कम होगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा। तो अगर कोलिजन होने से, इफेक्टिव कोलिजन होने से ही रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन होना है, तो सबसे आसानी से और सबसे ज़्यादा कोलिजन कहाँ हो सकता है, गैसेस के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं पढ़ने कुछ ऐसे फैक्टर जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं तो सबसे आसानी से जो है कोलिजन गैसेस में होंगे, उसके बाद लिक्विड में होगा, और सबसे कम जो होंगे वो हमारे सॉलिड में होंगे। तो अगर फिजिकल फेस के आधार पर हम लोग से पूछा जाए कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे तेज रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, तो हम बोलेंगे गैस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि गैसेस फेज में इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगला हमारे पास है सरफेस एरिया। आप एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड, और उस सल्फ्यूरिक एसिड में एक जिंक का टुकड़ा ऐड कर दो। यहाँ पर जब जिंक आएगा इनके साथ, तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अगर आप लोग लैब में कभी इसको किए होंगे, तो आप लैब में जब किए होंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए और इसमें जिंक का टुकड़ा ऐड करिए, तो आप पाओगे कि जो भी हाइड्रोजन गैस निकलना होता है वो हाइड्रोजन गैस इसके सरफेस से ही निकलता है, एकदम बुलबुले के फॉर्म में बहुत तेज़ी से निकलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है वो जिंक के सरफेस पे ही हो रहा है। तो अगर हम लोग इस जिंक को उठा लें और उसका पाउडर बना दें, जब पाउडर बनाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो अब अगर हम लोग वापस से इसको सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करें, तो जिंक जहाँ जहाँ गया होगा वहाँ सभी जगह रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन बहुत तेज होगा। तो ये रहा हम लोग का सरफेस एरिया। रिएक्टेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग का उतना ही तेज होगा। अगला मामला हमारे पास आता है कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन में अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़े हो तो जीरो ऑर्डर को छोड़ दिया जाए, तो उसके अलावा जितने भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैं सभी में अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। जीरो ऑर्डर में नहीं बढ़ेगा। जीरो ऑर्डर वो होता है जहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कंसंट्रेशन के पावर में, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसके अलावा जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आप जहाँ भी पढ़ोगे वो सब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो सभी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। आप रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा बढ़ेगा। अगला मामला हमारे पास आया है टेम्परेचर। बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जहाँ पे अगर हम लोग टेम्परेचर का 10 का वेरिएशन करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन या तो दुगना या तो तिगुना हो जाता है। तो ये आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है T+10 टेम्परेचर पर, और ये आपका रेट कांस्टेंट है T टेम्परेचर पर। ये जो रेशियो होता है हम लोग इसको म्यू से दिखाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये हमारा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है। मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन में जब हम लोग 10 का चेंज करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन या तो दुगना या तिगुना होता है। तो म्यू की वैल्यू आपको 2 और 3 के बीच के में ही मिलता है।
लेकिन इस फॉर्मूले की एक डीमेरिट ये है कि ये एप्लीकेबल केवल तब होगा जबकि 10 डिग्री का अंतर है। मान लो किसी केमिकल रिएक्शन में 10 का अंतर नहीं है, मान लो रिएक्शन में 2 का अंतर है। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन 25 पे हो रहा था, अब वो 27 पे होने लगा, 27 पे हो रहा है। मान लो कि अब वो रिएक्शन 30 पे हो रहा है। मान लो कि उस रिएक्शन में 0.5 का अंतर है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जहाँ पर टेम्परेचर का वेरिएशन डेसिमल में हो या मोर देन 10 हो, वहाँ पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं था। तो अब आगे जब हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, तो हम लोग टेम्परेचर डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर एक बड़ा टॉपिक है, तो बाकी रिलेटेड क्वेश्चन बनाएं इस चैप्टर से। आज के लिए इतना ही। बने रहिए।